हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वापस हमारा अकाउंट्स और उसमें लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग देखा था। अगर आपको लिमिटेशन याद रखना है, सीखना है, तो उससे पहले आपको एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, पता होना चाहिए। सो एक बार उसके जो मेन टॉपिक थे वो रिवाइज कर लेते हैं, चेक कर लेना अपने हिसाब से, आपने पढ़ा होगा ना। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड, टू नो प्रॉफिबिलिटीज। नंबर 3, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। 4, tax planning. 5, valuation of business. 6, decision maker. 7, as an evidence. 8, comparison with past transaction. Next, number 9, moral control, and last one is corrective measures. सो ये 10 उनके एडवांटेज थे। अब देखते हैं लिमिटेशन। सो लिमिटेशन टोटल 6 टाइप्स की हैं। फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन या इवेंट। 4, एविडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। 5th, use of estimate, and number 7, dual standards. So स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट कुछ इस तरीके से हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजेक्शन आर record the value of which can be measured in the terms of money। यानी कि अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिसकी वैल्यू हमने मनी में कन्वर्ट की थी। याद आया ना, जिसकी वैल्यू मनी में होती है, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड इन वैल्यू ऑफ मनी। नॉन वैल्यू ऑफ मनी यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखे नहीं जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नॉन फाइनेंशियल, जिसकी वैल्यू मनी में नहीं है उसको नॉन फाइनेंशियल कहते हैं। मनी में वैसे कौन कौन से हैं? हम गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, वेजेस हम पे करते हैं, उसके बाद याद करो कोई भी हम एक्सपेंस करते हैं या कोई भी हमको इनकम होती है, ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसका मेजर हम, यानी कि जिसकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ओके, बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं। वो भी आपको पता है, मैंने बोला था मम्मी घर पे खाना खिलाती है, इट्स अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। ओके, सो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू मनी में होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, और जिसकी मनी में वैल्यू नहीं होती है वैसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते थे? नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। और आपने हर बार सुना होगा, मैं यही बोलता हूँ कि ऑलवेज ऐसे ही ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिसकी वैल्यू मनी में कन्वर्ट की जाती है, यानी कि जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है। बट यहाँ पे लिमिटेशन में क्या बोला है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। तो सुनो, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको बुक में नोट डाउन नहीं किया जाता है, बट वो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट बिजनेस पे होती है, फिर भी उसको नोट डाउन नहीं किया जाता। देखते हैं कैसे। हमारी एक शॉप है, पेन या समझ लो हमारी कोई शॉप है, शॉप में कोई वर्कर्स काम कर रहा है। वो वर्कर्स इतना अच्छा है कि वो काम भी अच्छी तरीके से करता है, कस्टमर के साथ उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स नए आते हैं
और उसके नेचर के हिसाब से वो रेगुलरली हमारे वहाँ से ही गुड्स परचेस करते हैं, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। समझ लो कि एवरी ईयर हमको 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। बट किसी रीज़न से ये वर्कर ने हमारे वहाँ से जॉब छोड़ दी, लीव कर लिया, यानी कि वर्कर ने जॉब छोड़ दी। इट्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको नोट डाउन नहीं किया जाता है। इसकी जगह हम नया वर्कर लाए, नया वर्कर है, उसका कैरेक्टर्स अच्छा नहीं है, सेकंड स्पीच अच्छी नहीं है, किसी भी पर्सन से कुछ भी तरीके से बात करता है, थर्ड बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारे वहाँ कस्टमर आने क्या हो गए, कम हो गए। और नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमारी इनकम हो गई 3 लाख। तो चलो सोचो, अब हम अकाउंट्स लेके बैठेंगे तो हमको पता चलेगा कि लास्ट ईयर 15 लाख थी, करंट ईयर में 3 लाख हो गई। कैसे हुआ ये ट्रांजैक्शन, कम कैसे हो गए, लोगों ने परचेस करना क्या कम कर दिया? हमको उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वर्कर यहाँ से काम छोड़ के चला गया है उसकी इफ़ेक्ट हुई थी बिजनेस में, और वो इफ़ेक्ट तो हमने नोट डाउन किया ही नहीं है। इसीलिए यहाँ बोला जाता है इट्स अ लिमिटेशन, कि कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, फिर भी उसको नोट डाउन नहीं किया जाता है। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए इसमें क्या बोला है, अकाउंटिंग अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल, ओके। यहाँ पे ऐसा सोच के अकाउंट्स लिखा जाता है, समझ लो यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके अकाउंट लिखा जाता है कि जो मनी है उसकी वैल्यू स्टेबल है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। कैसे, समझ लो कोई मैंने लैंड परचेस की थी आज से 10 इयर्स पहले, उसकी प्राइस थी 5 लाख रुपीज़। तो क्या 10 ईयर के बाद अभी करंट ईयर में लैंड की वैल्यू क्या 5 लाख ही होगी? नहीं सर, अब तो उसकी वैल्यू 70 लाख हो चुकी है। बट हमारी बुक में तो कितना दिखाया जाएगा, 5 लाख। चलो इसमें पता नहीं चला तो और देखते हैं। समझ लो आज से 10 इयर्स पहले की बात करते हैं। 10 इयर्स पहले प्रॉफिट था हमारे बिजनेस का 1 लाख, और अब करंट ईयर में वो 5 लाख हो गया। ये इसका यूज़ आगे भी आएगा, ओके, इसका यूज़ आगे भी आएगा, सेम प्रोसीजर। तो आज से 10 इयर्स पहले हमारे बिजनेस का प्रॉफिट था 1 लाख, करंट हो गया है 5 लाख। अब दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई प्रॉफिट बढ़ा, बट एक्चुअली प्राइस क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो 10 ईयर पहले जो भी चीज़ 1 रुपीज़ में मिल रही थी वो आज 10 रुपीज़ में मिल रही है, यानी कि 1 रुपीज़ की वैल्यू 10 रुपीज़ जितनी हो चुकी है। अब 1 रुपीज़ की वैल्यू 10 रुपीज़ जितनी हो चुकी है, इसका मीनिंग ये है कि 10 इयर्स पहले 1 रुपीज़ की जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू अब 10 रुपीज़ की है, ओके। फिर से बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, जब सेकंड थर्ड या फोर्थ में पढ़ता था, फोर्थ तक मेरे को याद है, तब पापा से हम बोलते थे पापा स्कूल जा रहे, नाश्ते के लिए कुछ पैसे दो ना। तो पापा 10 पैसा या 20 पैसे देते थे। कितना? 10 पैसा या 20 पैसे देते थे, ओके। और अब की बात है, अब मैं पापा हूँ, मेरी बच्चे या मेरा लड़का चलो स्कूल जाता है, तो वो बोलती है पापा पैसे दो, तो क्या उसको 10 या 20 पैसे दूंगा तो चलेगा? चलो 1 रुपया दूंगा तो भी चलेगा? नहीं, या 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ लेके जाते हैं, राइट। सो पहले 10 पैसे की जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू अब कितनी हो गई है, 10 रुपीज़ की हो गई है। तो इसको क्या ऐसा बोला जाएगा कि मनी की वैल्यू स्टेबल है, पहले जितनी थी उतनी ही अभी है?
नहीं बोला जा सकता, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा सोच के ट्रांजैक्शन लिखा जाता है कि मनी की वैल्यू स्टेबल है, बट रियल लाइफ में मनी की वैल्यू स्टेबल होती नहीं है। अगर स्टेबल होती ना तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं रहता। अब क्या प्रॉब्लम होता है, तो एक्चुअली हम ऐसा सोचेंगे कि 1 लाख था 5 लाख हो गया, यानी कि 4 लाख इंक्रीज हुआ, बट रियली में क्या होता है कि भाई 1 की वैल्यू 10 रुपीज़ जितनी हो गई, यानी कि ये इनको 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 10, सो 10 लाख का प्रॉफिट अब के प्रॉफिट के साथ मैच करते हैं, तो 10 ईयर्स पहले 10 लाख रुपीज़ जितना प्रॉफिट होता था ऐसा बोला जाएगा, और अब 5 लाख हो गया है, तो रियल में क्या हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। सो ये था स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। नंबर 3, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये अब मैं लिखूंगा नहीं नीचे। हिस्टोरिकल तो आपको पता ही है, पास्ट के ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देते हैं, पास्ट के ट्रांजैक्शन मिलते हैं। फ्यूचर में क्या होगा ये बोला जा सकता नहीं है। सो यहाँ पे अकाउंट्स की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि अकाउंट्स आप मीन्स के अकाउंट्स के लिए आप अकाउंट्स लिखते हो तो उसके हिसाब से आपको ओनली पास्ट के ट्रांजैक्शन मिलेंगे, पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन फ्यूचर क्या होगा वो नहीं जान सकते। हाँ, आप इतना जान सकते हो, लास्ट ईयर 10 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 8 लाख का था, उससे पहले 6 लाख का था, तो करंट ईयर में 2 लाख बढ़ रहा है ना, तो 10 + 2 12 लाख तक हो सकता है, होगा ऐसा कंफर्म बोला नहीं जाता है। सो यहाँ पे हमको हिस्ट्री ही पता चलती है, हमारी ट्रांजैक्शन की फ्यूचर मालूम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है, ये ओनली फॉर एसेट्स के रिगार्डिंग है। कैसे सर? हम अभी मैंने बोला था ना इसके हिसाब से, कहाँ गया, ये रहा, उसके हिसाब से देखो, हम एसेट्स की बात करते हैं, हमने कोई एसेट्स परचेस किया है, चलो अभी की बात करते हैं, करंट ईयर में हमने एसेट्स परचेस किया 10 लाख का कोई, ओके, आपने कोई शॉप परचेस किया है, बट आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी या इंक्रीज होगी? ऑफिशियली सर इंक्रीज होगी ना, बट यहाँ पे बुक में तो उसकी वैल्यू कौन सी रहेगी, 10 लाख ही दिखाया जाता है। यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है कि बुक की जो वैल्यू है वही वैल्यू के हिसाब से हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस का पता चलता है, बट यहाँ पे मार्केट में जो वैल्यू होती है उसका अवॉइड किया जाता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है ये बताता हूँ, चलिए समझिए। 10 इयर्स पहले हमने कोई लैंड परचेस किया था जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, यही दे रहे वापस, और अब करंट में उसी लैंड की वैल्यू हो गई है 70 लाख। अब देखो क्या हो रहा है वो देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। सो ये हमारे बुक में ये वैल्यू दिखाई होगी 5 लाख रुपीज़, और हमें पैसे की ज़रूरत थी थोड़ी, तो हम मार्केट में से पैसे लाए हैं, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ 10 लाख रुपीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ कितनी है 10 लाख, और हमारी एसेट्स 5 लाख। ऐसी बुक शॉन कर रहा है, दिखा रहा है। अब देखो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे बुक्स में टोटल एसेट्स हमारी 5 लाख है, लाइबिलिटीज़ कितनी है 10 लाख। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे देखो लाइबिलिटीज़ 10 लाख है और एसेट्स 5 लाख है, यानी कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो इसको ये बोला जाएगा कि हमारे बिजनेस की इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन है।
ऐसा ही बोला जाएगा। मैंने बोला था कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा और एसेट्स की वैल्यू कम हो तो इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन बोला जाता है, बट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो तो इकोनॉमिक स्टेटस गुड बोला जाएगा। तो ये 10 ईयर पहले की वैल्यू यहाँ दिखाई है, उसको देख के हम लाइबिलिटीज़ के साथ मैच करते हैं तो हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन ही आएगा। बट अगर हमारे पास ये मार्केट वैल्यू होती जो ये रही 70 lakhs और उसको इसके साथ मैच किया होता तो पता चलता कि 60 lakhs रुपीज़ हमारी एसेट्स ज़्यादा हैं, 60 lakhs रुपीज़ हमारी एसेट्स ज़्यादा है तो मार्केट में हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन गुड है। सो ये प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे कि भाई मार्केट वैल्यू को अवॉइड करते हैं, उसकी वजह से रियल इकोनॉमिकल वैल्यू हमारी क्या है वो पता नहीं चलती है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एस्टीमेट। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जिसका कैलकुलेशन के लिए हम एस्टीमेट लगाते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, फिर बैड डेब्ट्स जिसको हम बीडी बोलते हैं शॉर्टकट में। सो ये डेप्रिसिएशन क्या है और बैड डेब्ट्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन यानी हमने कोई मशीन परचेस किया है, उसको जितना हम यूज़ करते जाएंगे उसकी उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसको जो यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू जो कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब बात आई बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसको बोलते हैं? सो किसी के पास, किसी को हमने पैसे दिए हैं क्रेडिट पे और उस बंदे से आप पैसे लेने वापस जाते हो तो बंदा आंसर देता है नहीं देना है भाई, जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, यानी हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बूच लगाया ऐसा बोला जाता है। सो यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन होता है, जो बैड डेब्ट्स होता है, उसका कैलकुलेशन हमको हमारे हिसाब से करना पड़ता है, यानी कि उसका एस्टीमेट हमको हमारे हिसाब से लगाना पड़ता है। अगर ये एस्टीमेट सही तरीके से लगाया तो आपका अकाउंट अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि अकाउंट राइट है ऐसा बोला जाएगा। बट ये एस्टीमेट गलत लगाया तो आपका अकाउंट गलत है ऐसा बोला जाएगा। सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा तो पता चलेगा थोड़ा ज़्यादा। देखते हैं, सपोज सोच लो, दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड है, चलिए बात करते हैं उस टाइम की जब बहुत गर्मी पड़ती है। कब होती है? समर में। ओके, सो समर में टेम्परेचर है बाहर का 2 बजे का टाइम है, टेम्परेचर है करीबन 50 डिग्रीज, 47 to 50 डिग्रीज का टेम्परेचर है। तब उसने एक लारी लगाई, लारी में पता चलता है ना, लारी लेकर जो नेशनल हाईवे 8 है ना वहाँ पे खड़ा रहता है। तो सोचिए कौन सा बिजनेस उसने स्टार्ट किया होगा। 47 to 50 डिग्रीज टेम्परेचर है इतनी गर्मी में, जब लोग चलते चलते पसीना निकालते हैं। सोचिए, आइसक्रीम नो, लस्सी नो, सोडा नो। उसने बोर्ड लगाया तब पता चला, यहाँ पे लिखा यहाँ गर्मा गर्म भजिए मिलेंगे। भजिए आते हैं ना, बटाटा वड़ा और सब कुछ, वो मिलेगा। अब हंसना बंद करो, सुनो। सो क्या होता है, उसने ये शॉप लगाई तो ऑफिशियली आप सोचोगे कि सर ये थोड़ी चलेगी यार, ये लारी कोई कस्टमर नहीं आएगा, वो भी दोपहर के 2 बजे, पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं आएगा। सही है, कोई नहीं आया। मैं उसको मिलने गया, भाई ये तूने शॉप लगाई है, लारी लेके खड़ा है और गर्मा गर्म भजिए मिलेंगे ऐसा लिखा है यहाँ पे, कौन खाने आएगा यार इतनी गर्मी में? क्या सोच के तूने यार ये लगाया? तो बोला ये बहुत बड़ा जुगाड़ है, आपको पता नहीं चलेगा सर, आप जाओ यहाँ से। मैं बोला पर क्या है वो तो मेरे को बता, क्या एस्टीमेट तूने लगाया है वो तो बता। तो सुनो, उसने जो एस्टीमेट लगाया वो, उसने बोला भाई इतनी सारी गर्मी हो रही है, गुजरात गवर्नमेंट को पता चलेगा आज नहीं तो कल कि इतनी गर्मी हो रही है, सभी लोग परेशान हैं गर्मी से। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ से 20 to 25 हेलीकॉप्टर्स हिमालय भेजेगी। मैंने बोला ओके, फिर? तो बोला हिमालय पे भेजेगी और हिमालय को उठाकर गुजरात में ला देंगे और गुजरात में रख देंगे, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ठंडे टेम्परेचर में भजिया खाने की मज़ा आती है। इसीलिए मैंने भजिया की शॉप चालू की, लारी चालू की है।
तो अब बोलो उसका एस्टिमेट राइट था या रॉन्ग? यस, उसका एस्टिमेट रॉन्ग था। उसके हिसाब से उसने बिजनेस किया तो सक्सेस होगा या फेल होगा? ऑफिशियली फेल ही होगा ना। सो अकाउंट भी ऐसे एस्टिमेट पे बिलीव करता है। ओके, एस्टिमेट राइट तो अकाउंट राइट, एंड एस्टिमेट रॉन्ग तो अकाउंट इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट ड्यूअल स्टैंडर्ड। तो ड्यूअल स्टैंडर्ड के लिए आपको दो चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे दो अकाउंट्स आप याद रखिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड बैलेंस शीट। ये सेकंड पार्ट में आएगा। वैसे लास्ट टॉपिक होता है ये अकाउंट का लास्ट प्रोसेस, यानी उसमें 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ये क्यों लिखा है यहाँ पे? तो उसका रीज़न है, देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल इनकम एंड एक्सपेंस लिखे जाते हैं। यहाँ पे सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखी जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारी यहाँ इनकम और एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो इनकम और एक्सपेंस करंट ईयर के होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू करंट वैल्यू होती है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो करंट ईयर के होते हैं, यानी कि करंट वैल्यू दिखाई जाती हैं। बट यहाँ पे जो एसेट्स है वो हमने जब परचेस की थी, ये रही ना 10 ईयर पहले, तो उसकी पास्ट की प्राइस यहाँ पे दिखाई जाती है, पास्ट वैल्यू दिखाई जाती है। उसके हिसाब से क्या होता है, पास्ट वैल्यू एसेट्स होती है और करंट वैल्यू में लाइबिलिटीज़ होती हैं। हमारे जो अकाउंट्स लिखा जाता है उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन रियल में कैसी है वो माना नहीं जाता है, वो पता नहीं चलता है, एक्चुअली पता नहीं चलता है। कैसे? तो जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन करंट वैल्यू के होते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट्स के सारे ट्रांजैक्शन पास्ट वैल्यू के और लाइबिलिटीज़ के करंट वैल्यू के। इन शॉर्ट आप ऐसा सोच लो कि आज से 10 ईयर पहले जो मकान या शॉप, जो हाउस या शॉप आपको 10 या 15 लाख में मिल रहा था, क्या अभी वो 10 या 15 लाख में मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस चेंज हो गई है, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई है। तो अभी जो वैल्यू है वही वैल्यू हमको दिखानी चाहिए ना। हाँ, बट यहाँ पे ओल्ड वैल्यू दिखाई जाती है, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे बिजनेस की क्या है वो परफेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। इट्स अ वन टाइप ऑफ लिमिटेशन। हमने आज 6 लिमिटेशन देखी हैं। फर्स्ट, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। 3, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। 5th, यूज ऑफ एस्टिमेट। एंड 6, ड्यूअल स्टैंडर्ड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।